जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद है पीवीआर नरसिम्हा राव जी। और आप उनको जानते हैं, बार बार हमारे शो पर आते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर नजर आते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजर .org सर की वेबसाइट है। बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं और बहुत सारे सवाल, और व्यूअर्स की भी ऑफ कोर्स क्वेरीज हैं, और यू बिजी, सो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड। लेकिन सारे सवाल इकट्ठा हो जाते हैं तो सोचते हैं बहुत सारे सवालों के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी कई सारे राज्यों में इलेक्शंस का दौर है। हालांकि बात अलग है कि हमारे देश में हर समय कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन चल रहा होता है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, ताबड़तोड़ वोटर टर्नआउट, और जिस तरह से एक फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। तमिलनाडु की बात करते हैं, साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम बात करते हैं। तो इन सभी राज्यों में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, व्हाट डू यू से, और अगर हम इस पे ग्रहों की उसकी बात करते हैं, क्या नजर आता है? इन सारे राज्यों में पश्चिम बंगाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल डीप स्टेट एजेंडा जो है, मोदी जी को या योगी जी को हटा के कोई उनके साथ काम कर सके, उनका एडवांटेजेस बन सके, उस तरह के कमज़ोर नेता को इंस्टॉल करने की कोशिश जारी रहेगी कई साल तक। हम्म, भारत के साथ दोस्ती करके भी, भारत के साथ संबंध बढ़ाते भी वो ऐसी कोशिशें करते रहेंगे। और इसके हम्म, लिए पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो वीक पॉइंट है भारत के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है भारत के लिए। हम्म, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ममता ममता बनर्जी जी की कुंडली जो है वो एक्यूरेटली हम्म, अवेलेबल नहीं है। उनका बर्थ डेट भी क्वेश्चनेबल है, साल भी क्वेश्चनेबल है। मगर ये कुंडली को मैं मानता हूँ, जिसके हिसाब से मैंने 2021 में प्रिडिक्ट किया था कि वो जीत जाएंगी। और उस कुंडली के हिसाब से मुझे मेरा असेसमेंट ये है कि उनका अच्छा वक्त ख़त्म हो चुका है और वो गिर जाएंगी, और ऐसी तरह गिर जाएंगी कि फिर से उठ के नहीं आ सकेंगी। जैसे मायावती जी के साथ हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो ममता जी के साथ होगा। बेसिकली इस चुनाव के बाद में वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो बिछड़ जाएगी, हम्म, वो बट जाएगी हिस्सों में, और उनका हवा नहीं चलेगा आने वाले चुनावों में। और हम्म, कोई विपक्ष आ जाएगा, भाजपा और कुछ और विपक्ष आ जाएगा आने वाले सालों में। इसलिए मेरा ओके। असेसमेंट यह है कि भाजपा का सरकार आएगा। मगर लोगों हम्म, को एक विनती है, जो जैसे आपने कहा था, पहले फेज में इलेक्शन नंबर बहुत अच्छे रहे हैं और शायद ये हम्म, भाजपा के लिए अच्छा है। मगर 2024 की तरह कंप्लेसेंसी नहीं रहना चाहिए, कंप्लेसेंट नहीं रहिए। हम्म, जाके हम्म, वोट कीजिए, अगर आप कार्यकर्ता हैं तो जाके अपना काम कीजिए, क्योंकि अभी नहीं हम्म। हुआ है। मगर माय असेसमेंट इज ममता दीदी इज गोइंग। ओके, ग्रेट। और स्टालिन के बारे में आपको क्या लगता है कि सीएम बनेंगे? और किस तरह का अगर हम तमिलनाडु में देखें तो क्या वहां पर सनातन धर्म का एक बार फिर से हम वर्चस्व देखेंगे? उनकी कुंडली हमारे पास नहीं है, मगर तमिलनाडु के कुछ मंडेन चार्ट्स को लेके मुझे लगता है कि स्टेटस को बदल जाएगा। और शायद ये विजय जी जो नया पार्टी खड़ा करके वो लड़ रहे हैं इस चुनाव में, उनका असर डीएमके पे पड़ेगा। वो डीएमके से कुछ वोट्स छीन लेंगे, और डीएमके उनके कारण हार जाएगा। और मेरा फाइनल असेसमेंट यह है कि एनडीए जो है, जिसमें हम्म, भाजपा जूनियर पार्टनर है उस राज्य में, हम्म, वो हम्म, एनडीए इलेक्शन विन को बेसिकली हासिल कर लेगा। नैरो नैरो विन, मगर विन विन इज विन। ओके। लेकिन एक बात और मैं उत्तर प्रदेश को लेकर पूछना चाहूंगी, उसके बाद में और कई सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं आपके लिए। यूपी में आप क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर यूपी के चुनाव नहीं है हाँ, 2027, एक और साल में। योगी आदित्यनाथ, एग्जैक्टली, तो योगी आदित्यनाथ क्या वापस आएंगे तीसरी बार? और किस तरह का के हालात रहेंगे नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश में इस साल? पहली बात यह है कि कांग्रेस पिछले इलेक्शन में ही उनका हाल इतना बिगड़ा हुआ था, वो उसी तरह रहेगा। कांग्रेस के लिए कोई होप नहीं है। इसलिए ये योगी आदित्यनाथ भाजपा वर्सेस अखिलेश सिंह यादव है। और अखिलेश सिंह यादव जी की वर्षफल कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली अच्छी कुंडली है। इसलिए उनका रिजल्ट पिछले इलेक्शन से अच्छा आ सकता है। कुछ कुछ
इम्प्रूवमेंट होगा उनके हाल में। मगर लॉन्ग टर्म उनकी दशाओं को देख के, उनकी चरदशा को, योगिनी दशा को उनको देख के, जो बुरी दशाएँ पिछले इलेक्शन में थी, वो अभी चालू हैं। इसलिए मेरा फाइनल असेसमेंट ये है कि अखिलेश सिंह यादव जी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी हार होगी, मगर रिज़ल्ट पिछले बार से बढ़ के आएगा। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, ये जो साल हो रहा है, दिसंबर 2025 में शुरू हुआ था ये साल उनके लिए, उनके बर्थडे पर, और 2026 दिसंबर में और एक साल शुरू होने वाला है। ये 2 साल उनके लिए बहुत अच्छे साल है। इस साल में इसलिए 2027 में जो भी पावर उनके साथ है, उसे खो देना, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और ये एक्चुअली ऐसा समय है कि उनके पोज़ीशन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो यूपी के मुख्यमंत्री से भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, उस तरह का समय है उनके लिए। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि दो अखिलेश सिंह यादव की कुंडली अच्छी है। ऑल फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए मेरा असेसमेंट ये है कि भाजपा जीत जाएगा यूपी के 2027 इलेक्शन में। मगर शायद वो ये टर्म अभी नहीं निभा पाएँगे, शायद इलेक्शन से कुछ पहले या कुछ बाद योगी जी दिल्ली को जाएँगे और मंत्री बन जाएँगे या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो आज के वक़्त पे लोगों को ये नॉनसेंस लगेगा, ये बिल्कुल नामुमकिन लगेगा, ये बिल्कुल ऐसा समय है, ये बिल्कुल संभव है। ओके। एक सवाल और मेरा आपके लिए है, वो ये कि भारत में हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स जो राजनीति होती है वो थोड़ा-सा धर्म और जाति के आधार पर थोड़ा-सा होती है। क्या ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में कि हम भारत में कोई पैन इस्लामिक पार्टी देखेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये ऐसा होगा। जो भी इस्लामिक पार्टीज़ है भारत में, डिफरेंट पार्टीज़, वो हुँ, अपना-अपना काम करते रहेंगे और सब मिलके एक छत के नीचे नहीं आ सकेंगे। हुँ, उस तरह का यूनिटी मुझे नहीं दिखाई देता है। और ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग समझते हैं कि भाजपा हिंदुओं का पार्टी है और ये मुस्लिमों का पार्टी है, उस तरह सोचते हैं। मगर मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में भाजपा जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, उनमें उनका जो वोट शेयर है, उन्हें बढ़ाने में भी कामयाब हो सकता है आने वाले 2 सालों में। हुँ। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिम्स यूनाइट होके भाजपा को चैलेंज दे सकते हैं। कुछ कांग्रेस की ओर जाएँगे, कुछ अखिलेश की ओर जाएँगे, कुछ और पार्टीज़ की ओर जाएँगे। इसी तरह रहेगा आने वाले सालों में। अच्छा। 2026 ब्रिक्स समिट होने वाला है हाँ। सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो उस क्या उसमें कोई पेमेंट सिस्टम को लेकर जो एक बात होती है, क्या वैसा कुछ होगा ट्रेड सेटलमेंट को लेकर और ब्रिक्स करेंसी और जो सारी चीजें हैं? मतलब ये पूरा डोनाल्ड ट्रम्प के आने से पहले हो रही थी, उसके पहले उन्होंने सबसे पहले जो वार्निंग दी थी इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई और इस तरह से क्या कुछ हमें पॉसिबिलिटी उसमें से आउटकम्स नजर आ सकते हैं? कुछ मूवमेंट फाइनल डिसीजन मुमकिन नहीं है, मगर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट इस ओर बिल्कुल हुँ, मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी के लिए इस सितंबर से लेके आने वाले सितंबर तक का वक़्त बहुत अच्छा है हुँ, उनके लिए। वो हुँ, बड़े अचीवमेंट्स बना सकते हैं और भारत की जो वर्षफल कुंडली है, अगस्त 14, 2026 को शुरू होगी वो। उस कुंडली में भारत के धन स्थान में उच्च गुरु है, लग्नेश है, इसलिए फाइनेंशियली कुछ भारत के लिए अच्छे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं इंटरनेशनली। और होरा कुंडली जो है, जो फाइनेंस को दिखाता है, उसमें भी लग्न में योग कारक मंगल है और लग्नेश पंचमेश से मिलके एक राजयोग देता है। इसलिए भारत अपने यूपीआई सिस्टम को या अपने करेंसी को दुनिया में बढ़ाने की जो कोशिश करेगी, उसे बूस्ट हुँ, मिल सकता है इस अगस्त के बाद। इसलिए ये जो ब्रिक्स का समिट है, वो बहुत अच्छे समय में हो रहा है भारत के लिए। हुँ, ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, मगर यूएस जो है, वो इससे थ्रेटन होगा और यूएस ये नहीं होने के लिए भारत को मजबूर बनाने की कोशिश करेगी और कुछ लेन-देन होगा भारत और यूएस के बीच में। मगर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इस दिशा में, ये भारत हुँ, के लिए एक अच्छा लेवरेज बन जाएँगे यूएस के साथ, बिकॉज़ भारत और यूएस के बीच में बहुत सारा लेन-देन होगा आने वाले कुछ सालों में।
जैसे यूएस और चीन के बीच में कोल्ड वॉर और भी बढ़ता जाएगा, भारत एक इम्पोर्टेंट देश बन जाएगा यूएस के लिए और बहुत सारा लेन-देन होगा और अपने लेवरेज को बढ़ाते रहना चाहिए भारत को और ये एक भारत के लिए बड़ा लेवरेज बन जाएगा सितंबर के बाद। ओके। और अगर हम बात करते हैं हमारा पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं, वहाँ पर नए पीएम चुनकर आए हैं मलिन शाह, और काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया, और एक तरफ चाइना का इन्फ्लुएंस भी नेपाल में हम देखते हैं, ऊपर से अमेरिका भी लगा हुआ है उनको लपकने में, उनको फाइटर हेलीकॉप्टर्स और क्या कुछ उनको ऑफर नहीं करा। किस तरह का हम अभी आगे हालात नेपाल में देख सकते हैं? क्या वापस वहाँ पर मोनार्की हम रिस्टोर होते हुए देखेंगे? क्या आपको नजर आ रहा है नेपाल का मैं भविष्य? ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या मोनार्की आएगा या नहीं, मगर देश का नेतृत्व जो कर रहा है, उसमें बहुत सारे उथल-पुथल देखने को मिलेंगे। अ 2 मंत्री अभी रिज़ाइन कर चुके हैं और कुछ हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। इन जनरल ये जो साल चल रहा है, जुलाई 2025 से लेके जुलाई 2027 तक 2 साल का समय जो है ये मंडेन चार्ट्स को लेके नेपाल के लिए बहुत बुरा समय है, जिसमें बहुत सारी अस्थिरता देखने को मिलेगी। अ, इतने अस्थिर होंगे कि लोगों लोगों में कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है देश के साथ और जो भी यूएस का डीप स्टेट है, वो ऑर्केस्ट्रेट करके लोगों को भड़का के और कुछ प्रोटेस्ट कर सकता है। बेसिक बात ये है कि नेपाल ये एक अच्छा जियोपॉलिटिकल सेंटर है और चीन, यूएस और भारत ये तीनों पावर सेंटर, बिग पावर्स, वहाँ अपना जो इन्फ्लुएंस है उसे बढ़ाने की कोशिश में लागू रहेंगे ये तीनों देश और उनके बीच में ये बेसिकली सफ़र होगा। नेपाल और 2027 जुलाई तक इसी तरह रहेगा। इसलिए जो भी अभी हो रहा है, ऐसा लगेगा कि इनका अपर हैंड है और कुछ महीनों के बाद ऐसा लगता है चीन का अपर हैंड है या भारत का अपर हैंड है या यूएस का अपर हैंड है। ये सब बदलता जाएगा, मगर जुलाई 2027 के बाद हमें क्लैरिटी मिलेगा कि क्या हो रहा है नेपाल के साथ और मेरा असेसमेंट ये है कि चीन हार जाएगा नेपाल में। पिछले कुछ सालों से चीन नेपाल में जीत रहा था, भारत हार रहा था। मगर अब आने वाले साल में जो डेवलपमेंट्स होंगे उनके उनके कारण 2027 जुलाई के बाद चीन का अपर हैंड निकल जाएगा, चीन का हार होगा और नेपाल में बड़ा-सा इन्फ्लुएंस भारत और यूएस का मिलके होगा। यूएस और भारत में एक समझौता आएगा कि नेपाल भारत का दोस्त है और भारत का इन्फ्लुएंस बड़ा रहेगा मगर वो यूएस का भी काम आएगा और यूएस का जो एजेंडा है, उसे नेपाल में इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत उनका हाथ बढ़ाएगा। इस तरह का कुछ समझौता अंडर द टेबल भारत और यूएस के बीच में होगा और दोनों की जीत होगी नेपाल में और चीन को पीछे हटना पड़ेगा। मगर ये अभी नहीं होगा, ये एक और साल 15-16 महीने लगेंगे ये सब होने में। इसलिए नेपाल का सफरिंग होगा इन महीनों में। ओके। अच्छा, मार्को रूबियो आने वाले हैं फॉरेन मिनिस्टर्स मीट के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने की भी कुछ अफवाहें आ गई, स्पेकुलेशन काफी समय से हैं कि वो भारत आ सकते हैं। क्या भारत को हेलो बोलने के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प भारत आ पाएंगे? मैं लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि ये सब ईज़ी ले लीजिए, इमोशनल मत होना है। जो भी डोनाल्ड ट्रम्प जी बकते हैं, वो बकते हैं, मगर वो सोच समझ के काम करते हैं और जो डीप स्टेट उन्हें लीड कर रहा है पीछे से, वो सोच समझ के करेगा और उनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा कि भारत को नीचे दिखाए, भारत के साथ हम्म। दोस्ती को सत्यता में बदले, ये बिल्कुल उनका स्ट्रैटेजी नहीं है। मगर मुझे पता नहीं है कि क्या उन्होंने बताया था क्या या रीट्वीट किया था, मगर जो भी बात है वो बक सकते हैं मगर ये डेफ़िनेटली भारत और यूएस के बीच में दोस्ती है, वो बढ़ता जाएगा आने वाले सालों में। ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेके, ये सारी बातों में
ये रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा। मगर इसका इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। भारत के खिलाफ कुछ कुछ इस तरह की बातें करते रहेंगे और एक छुरी को अपने हाथ में रख के भारत के पीछे भोंकने के लिए रेडी रखेंगे हमेशा। इसलिए जो भी डीप स्टेट भारत के खिलाफ करता है वो जारी रहेगा, मगर लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी ऐसा रहेगा कि भारत और यूएस के बीच में दोस्ती बढ़ता जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। और जो भी मार्को रूबियो आ रहे हैं, वो इसको एंश्योर कर लेंगे। और ट्रम्प जी भी आ सकते हैं, और ट्रम्प जी ऐसे हैं, जब बलराम जी दुर्योधन को देखने के लिए गए थे, अगर जब दुर्योधन ने उनका बहुत मर्यादा सादर सत्कार किया था, वो बहुत खुश हो गए, जो भी वर मांगो मैं दे दूंगा, उस तरह हैं ट्रम्प वो। मगर तो डीप स्टेट स्ट्रैटेजी भारत के खिलाफ नहीं है, भारत के साथ दोस्ती निभाने की है। और आप ट्रम्प का कुछ सत्कार कीजिए और वो खुश हो जाएंगे। मुझे कोई हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, ट्रम्प क्या, हमारे यहाँ कोई भी आए हम तो सबका सत्कार करते हैं, हमारी उसी संस्कृति। तरह कीजिए, इमोशनल मत बनिए कि उन्होंने हेलहोल कहा था या शिटहोल कहा था। जो भी कहते हैं कहने दीजिए, मगर वो जानते हैं भारत का अभी पोजीशन क्या है दुनिया में, क्या होने वाला है आने वाले सालों में, क्या हो सकता है आने वाले 10-20 सालों में, ये सब यूएस के जो ब्रेन्स हैं वो जानते हैं। इसलिए भारत के साथ जो दोस्ती जो है वो डेफिनिटली बढ़ता जाएगा। और इस साल में एक्चुअली पिछले साल में कुछ टेंशन्स थे, मगर जैसे मैंने बताया था, पिछले साल में भी मैंने बताया था, सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर तब तक सब साफ हो जाएगा। तब तक ऐसा लगेगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, बहुत बहुत सारा फ्लक्स देखने को मिलेगा। मगर 2026 सेकंड हाफ में सब साफ होगा, और तब तक लोगों को पता चल चुका होगा कि भारत और यूएस गहरे दोस्त बनने वाले हैं आने वाले सालों में। बिल्कुल। थोड़ा-सा यूरोप की बात करें, हालाँकि हमें नज़र आ रहा है कि मतलब यूएस और भारत के रिश्तों की बात करते हैं भविष्य में, तो यूएस भी समझता है कि भारत की ज़रूरत है, लेकिन ऑफ़ कोर्स एक दूसरी तरफ वो भारत को इस चैलेंज भी लेता है। अभी रायसीना डायलॉग पर यूएस के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी आए थे ऑफ स्टेट, उन्होंने बोला था कि हम भारत को चाइना की तरह नहीं आगे बढ़ने देंगे। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि वो भारत को टेम भी करके रखना चाहते हैं, और भारत के साथ उन्हें पता है भारत बिना गुजारा भी नहीं है। तो मैं यूरोप के को लेकर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह यूरोप के हालात हम देख रहे हैं, क्या यूरोप जो है पूरी तरह से भविष्य में इस्लामिक हो सकता है? और जिस तरह के हम मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया जिसको हम बोलते हैं हमारा वेस्ट एशिया, उसके जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सब लोग माइग्रेट हो के दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, और ज्यादातर उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो क्या यूरोप में पहले ही हम इकोनॉमिक कंडीशंस हम वहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात है, तो क्या वहाँ पर रिसेशन और सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो जाएगी जिस तरह के हालात हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सब पे चल रहे हैं? आने आने वाले 2-3 साल यूरोप के लिए बहुत बुरे हैं। हम्म। यूरोप का हाल और बिगड़ेगा, मगर उसका कारण इस्लाम नहीं होगा। उसका कारण ये नहीं कि जो मिडल ईस्ट से माइग्रेशन है उसके उसके कारण हो रहा है। ये एक कारण है, मगर मेन रीज़न ये है कि यूरोप इंडिसिसिव है। वो जो आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते थे, वो एक्सट्रीम्स तक ले गए थे। इसलिए वो थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं होने के कारण उनका पतन हो रहा है। और इस्लामिक टेररिज्म एंड इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो यूरोप में बढ़ रहा है अभी, ये सिर्फ एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं यूरोप के पतन के लिए। मगर एक बात बिल्कुल साफ दिखता है कि यूरोप का पतन होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। और इस्लाम को लेके जो नैरेटिव है कि ये सारे देश इस्लामिक कंट्रीज बनने वाला है, ये सब बकवास है। मगर ये नैरेटिव बढ़ता जाएगा आने वाले सालों में। लोग समझेंगे कि यूके, स्वीडन, ये सारे देश इस्लामिक कंट्रीज बनने वाले हैं। मगर बात यह है कि वहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ ही रहेंगे, मगर उन माइनॉरिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम जो हैं, वो पीस लविंग होंगे। वो अपना जीवन, अपना फैमिली का देखभाल करना, अपना पैसा कमाना, उस पे फ़ोकस रहेगा। मगर एक स्मॉल परसेंटेज मुस्लिम्स जो बाहर से आ रहे हैं यूरोप में, ऐसे होंगे कि वो फंडामेंटलिस्ट होंगे। उनका इंटरप्रिटेशन जो है कुरान का, वो ऐसा होगा कि इन्फिडेल्स को कन्वर्ट करना चाहिए, काफ़िरों को कन्वर्ट करना चाहिए। ये बेसिकली एक
पवित्र कार्य है, इसके लिए हमें लड़ना चाहिए। ये लोग, उनकी आवाज़ इतना इतना ऊँचा होगा कि मॉडरेट मुस्लिम्स की आवाज़ को बेसिकली दबा देगा और ये लोगों को बहुत इरिटेट कर देगा। और इसके लिए जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, वो अपना काम में लगे हुए हैं, ये सब नहीं मानते हैं, वो भी सफ़र करेंगे। इन जनरल यूरोप में मुस्लिम्स के लिए ये आने वाले 2-3 साल बहुत बुरा वक़्त है। और मगर इस्लाम टेक ओवर ऑफ यूरोप इज़ जस्ट ए फ़िक्शन। मगर ये फ़िक्शन को कुछ लोग इस नैरेटिव को बढ़ाते रहेंगे और ये बेसिकली वहाँ जो मुस्लिम्स हैं, वहाँ जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स हैं, उन्हें और कमज़ोर बनाएगा। मगर वो नीचे ऐसे ही नहीं जाएँगे। वो कुछ कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगे, यूरोप में होंगे और यूरोप से आके और देशों में टेररिज़्म होगा। जैसे पाकिस्तान से आके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमने देखा था पिछले कुछ सालों में, उसी तरह यूरोप से आने वाले मुस्लिम टेररिस्ट से कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे। ये इस नैरेटिव को और बढ़ाएगा। इसलिए यूरोप बहुत ट्रबल में है। मगर ये सिर्फ़ एक एस्पेक्ट है। बड़ा एस्पेक्ट ये है कि वो टेक्नोलॉजी को लेके, फाइनेंशियल सिस्टम को लेके वो इतना फ़ास्ट नहीं मूव कर रहे हैं जितना फ़ास्ट मूव करना है। उनको चीन, यूएस और भारत पीछे छोड़ जाएँगे आने वाले सालों में। ओके, तो जापान और भारत की बात करते हैं। जापान और भारत के बीच में कॉपरेशन, डिफेंस हो या फिर ट्रेड, हर तरह से कॉपरेशन बढ़ रहा है। तो हाँ। क्या जापान और भारत मिलकर इंडियन ओशन रीजन में चाइना का जो राइज है उसको कंटेन कर पाएंगे? डिफेंस कॉपरेशन, रेयर अर्थ और साथ ही टेक पार्टनरशिप है, क्या ये सब मिलकर भारत की ग्रोथ को बूस्ट करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। जापान से लेके और ऑस्ट्रेलिया से लेके भारत का जो संबंध है, वो संबंध आने वाले सालों में बढ़ते जाएँगे। और एक बात मैं कहूँगा, शायद लोग अभी भूल चुके होंगे, कुछ साल पहले ये एक ओबामा या बाइडेन के टर्म में आया था, ये एक थिंग कॉल्ड क्वाड। ये जो जी। यस। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत, ये गॉड, यस। चारों देशों का एक एक ट्रीटी है, एक समझ। ऑर्गेनाइजेशन संबंध। ये क्वाड पिछले कुछ सालों में ट्रम्प जी के आने के बाद जो अपना डेड सा हो गया। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने बैठे थे, ये कमज़ोर बना है। मगर ये टेम्पररी है। क्वाड ओके। क्वाड का हवा फिर से बढ़ेगा और जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में जो संबंध बढ़ते जाएँगे, उसमें यूएस का भी हाथ होगा। और यूएस भी पैसिफिक में चीन को कमज़ोर बनाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को इस्तेमाल करना, उनको एलाइज़ बना के कुछ करने का सोचेगा। इसलिए क्वाड बढ़ेगा आने वाले 2-3 सालों में। और चीन ची फ यूएस का स्ट्रैटेजी साफ रहेगा। चीन दुश्मन है। उनको कमज़ोर बनाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करना है, कर दीजिए। मगर उसी उसी वक़्त भारत को और बढ़ाने न देने के लिए भारत के खिलाफ भी कुछ वो कंट्रोल करने के लिए कुछ इस्तेमाल करेंगे। मगर भारत भारत का दोस्ती चीन को कमज़ोर बनाने के लिए करेंगे। इसलिए क्वाड में जो संबंध है, वो आने वाले साल में बढ़ने वाले हैं। ओके, मतलब गॉड अभी जिसको कहते हैं कि गॉड इज डेड, गॉड इज डेड, बट आपका कोई भविष्य नहीं है, तो आने बिल्कुल वाले नहीं डेड समय है। में। इज़ ऑन होल्ड। ओके, मतलब वापसी होगी जोरदार। अच्छा, जोरदार। स्ट्रेट ऑफ मलाका अभी फिलहाल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अभी फिलहाल केंद्र बना हुआ है पूरे ग्लोब का। अब क्या भविष्य में स्ट्रेट ऑफ मलाका भी अगला फ्लैश पॉइंट हम बनते हुए देख सकते हैं? और क्या इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर कोई एक्सेस बैरियर क्रिएट कर सकते हैं? अभी नहीं, मगर 2027 में, लेट 2027, सेकंड हाफ ऑफ 2027 या 2028 में एक बड़ा चोक पॉइंट बन सकता है, एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। उसको लेके बहुत बड़े स्टैंड ऑफ्स हो सकते हैं, कुछ नाकाबंदी कर सकते हैं कुछ देश। वो बहुत ही नाज़ुक समय है 2027 सेकंड हाफ और 2028। मगर जो तब होने वाला है, तब अपना हाथ ऊपर होने के लिए जो भी करना है, वो अभी चीन करने बैठेगा, यूएस करने बैठेगा और भारत को भी पीछे रहना नहीं चाहिए। भारत को भी अपने जो कार्ड्स हैं वहाँ, उन्हें एक्युमुलेट करना चाहिए। इसलिए इंडोनेशिया के साथ और जो भी देश वहाँ हैं, उनके साथ संबंधों को बढ़ाना चाहिए भारत को।
और उनके साथ कुछ ट्रीटीज एंड अलायंसेस बनाना चाहिए भारत को। ये बड़ा फ्लैश पॉइंट बनने वाला है 2028 में या लेट 2027 में। ओके। अच्छा, ईरान की बात करते हैं, क्योंकि ईरान और यूएस और इसराइल जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पीस टॉक हो रहा है। खबर तो ये भी है कि जेडीएमएस कभी भी पाकिस्तान लैंड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है, और कैसे, अगर हो सकता है? ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ न, नैरेटिव एक तरह होता है और रियलिटी और एक तरह होता है। जो भी नैरेटिव हम देखते हैं ये सब चाइनीज़ डीप स्टेट वाला नैरेटिव है कि यूएस पूरी तरह फँस गया है, यूएस हार चुका है, ईरान जीत रहा है। रही बात रेजिम चेंज की, अभी रेजिम चेंज हो गया है। जो खमेने 40 साल से पावर में रहे हैं, वो अब ज़िंदा नहीं हैं और उनके सुपुत्र जो हैं मुज्तबा खमेने, मुश्तबा वो खामेनेई। उस मुज्तबा खमेने वो भी बिल्कुल बुरी तरह फँस चुके हैं और बुरी हालत में हैं और वो नहीं राज कर पाएँगे और कोई ओके। आएगा, इसलिए रेजिम चेंज तो हो गया है। ये क्लियर नहीं है कि कौन-सा इस रेजिम को लीड करेगा। जब ओके। ट्रम्प जी कहते हैं कि कौन उनका नेतृत्व कर रहा है, ये साफ नहीं है। लोग शायद समझते हैं कि वो फूलिशली कह रहे हैं, मगर ये सच है। कौन ईरान का इंचार्ज है, ये अभी क्लैरिटी नहीं है और मेरे हिसाब से अभी शायद कुछ अंतर्युद्ध चल रहा है ईरान में और मई के मध्य तक क्लैरिटी होगा। ये अंतर्युद्ध समाप्त होगा और हमें क्लैरिटी होगा कि कौन ईरान को लीड कर रहा है। और रही बात ये युद्ध की, लोग समझते हैं कि ये युद्ध अभी चल रहा है, मगर मेरे हिसाब से 17 तक, अप्रैल 17 तक इसे खत्म होना चाहिए था। और जब ईरान ने ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ ओपन है, अगर अमेरिका उनकी जो नाकाबंदी थी वहाँ पे, उसे अमेरिका ने अंत किया होता तो शायद ये सब अभी खत्म हुआ होता। अमेरिका ये नेगोशिएशंस में फाइनल डील में अपर हैंड रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे नाकाबंदी को चालू रखा था और ये ईरान के लिए बुरा था, इसलिए ईरान भी फिर से फायरिंग करना शुरू किया। अब जो भी अमेरिका कुछ जहाज़ों को कैप्चर कर रहा है और जो ईरान कुछ जहाज़ों को कैप्चर कर रहा है, ये सब नेगोशिएशन में अपर हैंड रखने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, सिर्फ़ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। मेरा असेसमेंट ये है कि यूएस इस वार को ड्रैग करना नहीं चाहता है और ईरान इस युद्ध को ड्रैग करना नहीं चाहता है। वार तो खत्म हुआ है, जो भी हम देख रहे हैं ये नेगोशिएशंस में कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं और शायद कुछ फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं, मगर ये वार मई तक ड्रैग हो सकता है, मगर बिल्कुल जून-जुलाई तक ड्रैग नहीं हो सकता है। इसलिए आने वाले 1-2 हफ्तों में या मई के अंत तक बिल्कुल ये साफ होगा, ये क्लियर होगा और अंत में लोगों को अभी लगता है शायद कि यूएस हार गया है, मगर अंत में कुछ महीनों के बाद लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि यूएस की जीत हुई, जो यूएस चाहता है वो हो गया है और ईरान की भी जीत हो गई है। वहाँ जो नया नेतृत्व है, वो पैसा कमाएँगे और यूएस का वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, मगर चीन है, जो भी जिसका नुकसान हुआ है, वो चीन निकलेगा अंत में। चीन का ओके। इन्फ्लुएंस जो है ईरान में, वो खत्म हुआ होगा और ये ईरान और यूएस दोनों के लिए एक विन-विन होगा। ये सब शायद कुछ डील करने में वो बहुत करीब आ चुके थे, डील को फाइनलाइज़ करने के करीब आ चुके थे अप्रैल 17 तक, मगर ये फाइनलाइज़ होगा। मगर शायद पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कौन लीड कर रहा है नए सरकार को और एक मई मध्य तक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो कई सालों से चल रहा है, वो कब बंद होगा? मतलब वो तो खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये विंडो जो है, ये खत्म होने का बहुत सबसे बड़ा विंडो, ऐसा विंडो 1-2 साल पहले भी आया था और गया पीस डील बनाए बनाए बिना। एक और विंडो आने वाला है, ये आ गया है एक्चुअली मार्च में आ गया है और एक जुलाई-अगस्त तक ये विंडो ओपन है। अगर हुँ। इस वक़्त में इस मई, जून, जुलाई में कुछ डील बना के इस युद्ध को रोक सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये और कई देर तक ये चल सकता है। इसलिए एक वर्ल्ड पावर्स के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी है। भारत के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी है। विंडो ऑफ पीस हैज़ ओपन्ड यूक्रेन में। उनको अगर
पूरी कोशिश दिल से कोई करता है, ये हो सकता है अभी अगस्त तक। अच्छा, आर्कटिक रीजन जो है वो एक अगला हॉट पॉइंट है और उस हाँ। पर अमेरिका, रशिया और साथ साथ चाइना भी उस पर नजर बनाए हुए। तो क्या आगे हम अमेरिका और रशिया का आर्कटिक रीजन में कोई अलायंस बनते हुए देख सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जो भी ट्रम्प जी ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड पे हमला करने की बात करते हैं, ये सब इसके इसके बारे में है। ये आर्कटिक रीजन, आर्कटिक शिपिंग लेन्स को लेके है। और ये चीन अलायंस नहीं बना सकता है, मगर ये पॉसिबल है कि रूस जो है वो चीन के साथ और अमेरिका के साथ डबल गेम खेल सकता है और अमेरिका से कोऑपरेट कर सकता है। मगर ये टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में वो अमेरिका के खिलाफ जाएगा रूस, मगर टेम्पररी कोऑपरेट कर सकता है। मगर अगर रूस कोऑपरेट करे या ना करे, अमेरिका के डीप स्टेट ने ये डिटरमिन कर दिया है कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहिए, ग्रीनलैंड पे कंट्रोल रहना चाहिए। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ युद्ध होगा जैसे ईरान में हो रहा है। ग्रीनलैंड नेटो पे दबाव डाल के, फाइनेंशियल दबाव डाल के, नेटो को कॉर्नर करके, वो नेटो को गुलाम बनाएंगे। अंत में नेटो का इतना नुकसान होगा कि वो जो यूएस चाहता है वो दे देंगे और कुछ समझौता कर लेंगे यूएस के साथ। और उस समझौता का हिस्सा होगा ग्रीनलैंड में कुछ हिस्सों पे यूएस का कंट्रोल रहना, वहाँ एक कमांड सेंटर बनाना और वहाँ के कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल रहना, वहाँ के शिपिंग लेन्स पे यूएस का फुल कंट्रोल रहना। ये सब अभी नहीं, मगर जुलाई के बाद समय आ रहा है। इसलिए इस साल के दूसरे हाफ में या 2027 में कुछ डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं ग्रीनलैंड में। मगर यूएस तो वहाँ अपना कंट्रोल बढ़ाएगा और शायद रूस कोऑपरेट कर सकता है। ओके, तो ये बड़े सारे डेवलपमेंट्स हैं और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि रशिया और अमेरिका का कॉपरेशन पॉसिबल है। नेटो तो ऑलमोस्ट अब खत्म जैसा ही मालूम पड़ रहा है, जिस तरह की अभी हमें स्थिति नजर आ रही है। मेरा कैलकुलेशन ये है कि ये सब दबाव स्ट्रैटेजी है, ये सब ओके, नेटो का दबाव रशिया में डालने का टैक्टिक। स्ट्रैटेजी है। और अंत में वो जो भी यूएस चाहता है वो मान लेंगे, स्पेन से साथ करेंगे, ग्रीनलैंड के साथ करेंगे, ऐसा कुछ अंडर द टेबल डील बना के वो जिंदा रहेंगे। ये सब प्रेशराइजिंग टैक्टिक है अमेरिकन डीप स्टेट का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे सवालों का आपने एक साथ जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय श्री राम।